Hello students, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 22 है जो आपको 28 अगस्त को दी जाएगी। लोकतंत्र का वृहत अर्थ। आज हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। ओके, इससे पहले हमने लोकतंत्र का अर्थ समझा था। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र की विशेषताएं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यहाँ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। पिछली वर्कशीट्स में हमने ये पढ़ा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोगों का शासन या फिर एक ऐसा देश, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे जनता अपने लीडर को चुनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार दिया जाता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। इसका मतलब है, देखिए, इंडिया में कोई डिसीज़न लेना है तो यहाँ पे तो 125 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी सारी जनसंख्या है, तो क्या सब लोगों को बैठा के बोलते हैं ना जनता का शासन, तो सब लोग तो फैसले लेते नहीं है। लेता कौन है? हम अपने अपने एरिया से एक लीडर को चुनते हैं और वो लीडर मिलके फैसले लेते हैं। और उसमें भी जैसे हमने अलग अलग लीडर को चुना है, यहाँ पे 5 लीडर को चुना है, तो कोई डिसीजन लिया जाएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें ज़्यादा लोग जिस चीज़ को वोट करेंगे, 5 में से 3 लोग जिस चीज़ को वोट करेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा। इसको बोलते हैं बहुमत। ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप वोटिंग कराइए जिसमें ज़्यादा लोग, 50% से ज़्यादा लोग हो, उसे हम बोलते हैं बहुमत। और बहुमत का शासन। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? अब शासन जो है वो प्रतिनिधियों के द्वारा क्यों किया जाता है? प्रतिनिधि मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे एरिया से एक को, हमने एक लीडर को चुन लिया, वो हम सबका, जैसे हम मान लेते हैं कि आप दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रह रहे हो, यहाँ से आपका एक लीडर है, ठीक है, एक नेता है, तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, इनकी जो डिमांड्स है, सब चीज़ आगे रखेंगे। तो इसे हम बोल रहे हैं प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप जनसंख्या की बात करोगे तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग हैं कि अगर आप सोचो कि सारी पॉपुलेशन को एक जगह हम बिठा लें, उसके बाद कोई डिसीज़न ले, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय और इच्छा और योग्यता नहीं है। इसके अलावा क्या होगा कि अगर हमने सबको बिठा भी लिया तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार कोई डिसीज़न लेने के लिए हर आदमी खाली हो। सबके अपने अपने काम हैं, तो एक तो हो गया कि हर आदमी खाली नहीं होगा, दूसरा हो सकता है इच्छा ना हो या फिर योग्यता ना हो कि सही डिसीज़न लेने के लिए हर इंसान की जो उसमें क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या वो उस निर्णय में भागीदारी ले सके। जैसे बच्चे हैं, वो सही फैसले ले पाएँ ना ले पाएँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे बोला जा रहा है विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र। अलग अलग स्तर पर लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे आपको टेबल बना के समझाया हुआ है, चार्ट बना के। एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। उसके बाद बतवाया है कि परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन बताया है, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। ओके, अब यहाँ पे 3 केस दिए हैं। अब बोल रहे हैं वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले में प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उसकी स्वीकृति दी जाए। इसका मतलब जब भी कोई डिसीज़न लेना हो तो जिन लोगों के लिए डिसीज़न लिया जा रहा है ना, एक बार उनकी राय उसमें होना ज़रूरी है, तभी उसे हम लोकतांत्रिक फैसला कहते हैं। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व हो जितना शक्तिशाली। अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, ठीक है, कोई डिसीज़न ले रहे हो और यहाँ पे जैसे मान लो क्लास का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लास के बच्चों को डिवाइड कर दिया। अब कोई डिसीज़न लेना है तो आपको सब बच्चों का उसमें स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है, चाहे एक वीक स्टूडेंट हो चाहे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, या फिर हम समाज में बोले एक अमीर आदमी हो एक गरीब आदमी हो, दोनों की ही इच्छा होनी ज़रूरी है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू होता है। लोकतंत्र और नागरिक। अगला टॉपिक है कि लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे कि देश में आदर्श लोकतंत्र है, मतलब एक अच्छा लोकतंत्र है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह सभी हमारे
देश के लोकतंत्र को अच्छा या बुरा बनाने में मदद करते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी है जो देश के भविष्य का निर्माण करती है। इसका मतलब हम जो भी काम करेंगे, आप जो भी काम करेंगे, देश का हर एक नागरिक, हर एक बच्चा जो काम करता है वो अपने देश को, लोकतंत्र को मजबूत या कमज़ोर बना सकता है, क्योंकि हम अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे, करप्शन करेंगे तो हम अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर कराती हैं, नागरिक को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। तो ये था आज का आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आई होप आप लोकतंत्र को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए हों। प्रश्न आपसे पूछा है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिनिधि कौन होते हैं ये हमने अभी पढ़ा। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन क्यों होता है? तीसरा, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। और चौथे में बोला है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। और आंसर देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। में बोला है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? किसे हम चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, चुनाव में बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पे वोटिंग की जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, जो बहुमत प्राप्त करता है, वही लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये पहले का आंसर होगा, इसे नोट डाउन करेंगे। सेकेंड में बोला है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए दो कारण हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन होता है क्योंकि, नंबर 1, नंबर 2 पॉइंट में आंसर करेंगे। नंबर 1 कि आधुनिक लोकतंत्र में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सबको एक साथ बिठा के तो डिसीजन लिया नहीं जा सकता। और दूसरा कि अगर सबको एक साथ बिठा के फैसले लिए भी जाएं, हर फैसले के लिए पूरी जनसंख्या की बात सुनी जाए, तो यहाँ पे या तो सबके पास समय नहीं होगा, या इच्छा शक्ति नहीं होगी, या फिर योग्यता नहीं होगी, जिसके कारण प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। तीसरे प्रश्न में बोला है कि लोकतांत्रिक तरीके में फैसले कैसे लिए जाने चाहिए? तो एक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में उन सभी के साथ परामर्श और सहमति शामिल होनी चाहिए जिनके लिए निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप किसी वर्ग के लिए निर्णय ले रहे हो तो इस वर्ग के सभी लोगों की सहमति और परामर्श उसमें होना चाहिए। परामर्श मतलब राय होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अमीर, गरीब, महिला, पुरुष या शक्तिशाली, कमजोर, सभी वर्ग का राय उसमें होना ज़रूरी है। फोर्थ में बोला है कि आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है, यानी जो सिटीजन है वो अपनी कैसे भागीदारी दे सकते हैं। लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का निम्नलिखित योगदान हो सकता है। इसे 2 पॉइंट हमने लिखे हैं। एक तो भाषा, जाति या लिंग के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव ना करें। जब भी आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें तो उसकी योग्यता और कौशल के हिसाब से करें, ना कि किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। दूसरा, अपने मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन करके लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट हैं, और भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।